सो हेलो दोस्तों, कि फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की जो मैराथन क्लास है उसमें यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2016 का पेपर, 2016 का पेपर, 2017 का पेपर और 2018 का पेपर, जी हाँ दोस्तों, 2016, 2017, 2018 का प्रीवियस पेपर के 2 टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सब बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर टेलीग्राम पे कहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम पे आपको जाकर सर्च करना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वीडियो के, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको बराबर मिलती रहेंगी। और अगर आप जाके डायरेक्टली सर्च करते हो हाई फाई स्टडी 94, जाके डायरेक्टली सर्च करते हो हाई फाई स्टडी 94, तो वहाँ पर भी आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करके पीडीएफ ये प्रोवाइड कर सकते हो आप सभी साथी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होने वाले, चूँकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर दोस्तों चाहे जो एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो दोस्तों उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है समय हमारा 2 घंटे का होता है, पूर्णांक हमारा 50 का होता है, कुल टोटल संख्या जो होती है वो 40 होती है। 25 नंबर आपको अनिवार्य रूप से लाने होते हैं। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 15 क्वेश्चन अति लघुत्तरी, 10 क्वेश्चन आपके लघुत्तरी के पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है सर? 40 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर शुरुआत करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न से अगर शुरुआत करेंगे तो पहला नंबर जो हमारा प्रश्न हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो मैं ऑप्शन आपको बताते चलता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का है सत्यार्थ प्रकाश रचना। दूसरा हो जाएगा कि नाना साहेब दत्तक पुत्र थे, तो दोस्तों बाजीराव के थे। किसके सर? बाजीराव के थे। 3 नंबर हो जाएगा कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह दोस्तों जो है जगदीशपुर के जमींदार थे, जो इस टाइम बिहार में पड़ता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या श्री राजगुरु। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा 6 नंबर कहता है दोस्तों यहाँ पर कि बंदी जीवन जो है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे बंदी जीवन लेखक, ठीक है ना। बंदी जीवन के लेखक इन्होंने कब लिखी थी बताया आपको, जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको सोशल स्टडी के प्रीवियस ईयर में आपको बताया भी गया है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी है कि कब इन्होंने बंदी जीवन पुस्तक को लिखा था और इनके रचयिता कौन है दोस्तों? सचिंद्र नाथ सन्याल। बात करते हैं यहाँ पर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था, किसके कब्जे में था? फ्रांस के कब्जे में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या था? पांडिचेरी जो था वो फ्रांस के ही कब्जे में था। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का या क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। 9 नंबर देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? इसका भी जवाब आपको कहाँ देना है सर? कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि कहता है दोस्तों कि मौसम कैसे बनता है। मौसम पृथ्वी के परिक्रमण से बनता है। चूँकि दोस्तों परिक्रमण और घूर्णन आप दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। आर्कटिक विलो क्या है? तो आर्कटिक विलो दोस्तों एक झाड़ी का नाम है। आर्कटिक विलो एक झाड़ी है। सीसी क्या है? सीसी एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की मक्खी है, ठीक है ना। एक प्रकार की मक्खी का नाम है ये। मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है सिनकोना के वृक्ष की छाल से। सिनकोना के वृक्ष की छाल से जो है वो मलेरिया की दवा जो है वो बनाई जाती है, कुनैन जिसे कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी। राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता क्या थी? सदस्यता की। किसकी भिन्नता थी सर? सदस्यता की भिन्नता थी। किसकी भिन्नता सर? सदस्यता की, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने अगले टाइप की, जो कि हमारा बनता है क्या? अति लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं। जो हमारे अति लघुत्तरी वाला पोर्शन होता है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के के कारण बताना। तो बहुत से कारण थे इनके, राजनीतिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था और सैनिकों का कारण भी था। सैनिकों का कारण जो था वो मुख्य स्थान था। सैनिक विद्रोह मुख्य कारण था। क्योंकि सैनिक का क्यों हुआ था? क्योंकि 1857 में क्या हुआ था कि जो चर्बी युक्त कारतूस लाए गए थे, चर्बी युक्त कारतूस लाए गए थे और जो कि सैनिकों को दिए गए थे। मुसलमान सैनिकों को सुअर से भरे चर्बी के कारतूस दिए गए थे और जो हिंदू थे उनको गाय से भरे चर्बी के कारतूस दिए थे। तो मेन मुख्य कारण इनका यही था, सैनिकों का ही कारण। बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर की रानी अवंतीबाई कौन थी। तो रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश रामगढ़ की महारानी थी। मध्य प्रदेश रामगढ़ का किला आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वहाँ की महारानी थी। ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? तो ब्रह्म समाज के 2 सिद्धांत थे। ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापी एवं निराकार है। दूसरा हो जाएगा आत्मा अजर अमर है तथा शरीर नाशवान होता है।
ये ब्रह्म समाज के 2 प्रमुख सिद्धांतों में से थे, ठीक है ना। 2 प्रमुख सिद्धांत, सबसे ज़्यादा प्रमुख सिद्धांत यही माने जाते हैं। 19 नंबर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः लंदन की निवासी थी। 20 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि हाँ हमें एक उत्तर में कितना सेटिस्फाई आंसर देना है, जिससे जो एग्जामिनर है वो सेटिस्फाई हो सके। कितना क्वेश्चन हमको लिखना है, ऐसा नहीं कि मतलब दुनिया भर का वो लिखते आप लोग चले जाओ 4 5 6, मतलब उसमें टाइम वेस्ट करना है। भाई जब हमको पता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये पूछा गया और इसका श्रेय किसको जाता है ये पूछा गया, तो इसकी स्थापना कब हुई है हमने लिख दिया और इसका श्रेय किसको जाता है, किसको जाता है। क्वेश्चन से हमारा आंसर जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब उसके बारे में अगर अखिल भारतीय के बारे में हम 4 लाइन लिख रहे हैं, 5 लाइन हम जो A.O. ह्यूम है इनके बारे में लिख रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। चूँकि दोस्तों क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ पूछी गई हैं और 2 चीज़ें आपने मेंशन कर दी, तो आंसर आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो इनके प्रमुख नेता जो थे वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय उदारवादी की बात यहाँ पर की जा रही। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, ये लोग थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम आपको पता होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया दोस्तों, कुछ बाकी नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हो जाएंगे। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं ही नमक बनाया जाना, मतलब ये लोग क्या किए थे, नमक कानून जो था उसको उल्लंघन किया और स्वयं नमक बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। और सरकारी सेवा जैसे शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का भी बहिष्कार किया। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार भी किया था कि जो इनको उपाधियाँ मिली थी उनको उन्होंने लेने से मना कर दिया। 23 नंबर की यहाँ पर कहता है दोस्तों यहाँ पर कि मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक निर्धारित समय के मध्य में होती है, मतलब इसका एक निर्धारित समय भी होता है और इसी के मध्य ये होती है मानसूनी जलवायु। उसके बाद 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जेट वायुधारा क्या है। जेट वायुधारा किसे कहते हैं, जेट स्ट्रीम या जेट धाराएँ ऊपरी वायुमंडल में और विशेष तापमंडल में तेज गति से प्रवाहित होने वाली धाराएँ या प्रवाहित होने वाली हवाएँ होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जेट वायुधारा के नाम से जानते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर 25 नंबर की प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधन प्रायः ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका इसमें जल आ गया, वायु आ गया, कोयला आ गया, ठीक है ना, हवा, ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन होते हैं। बात करते हैं 26 नंबर की उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध योजना स्थित है और बांध योजना का नाम भी लिखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है भाई, ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध योजना स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांध योजना स्थित है, बांध योजना का नाम बताना है। तो रिहंद बांध योजना है, सोनभद्र जिले में है उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन से हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपको इसके बारे में नहीं लिखना कि हाँ भाई ये बांध कब बनाया गया था, किसने इसका उद्घाटन किया था और इस बांध का प्रयोजन क्या है, किस वजह से बांध बनाया गया, किस नदी पे बनाया गया। तो ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आपको पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना है। तो भाई सोनभद्र जिले में है, कौन सी बांध परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना है या रिहंद बांध योजना है, बस इतना लिखना है आपको। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चिपको आंदोलन जो है वो आपका वन संरक्षण, ठीक है ना, मतलब चिपको आंदोलन मतलब वन संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें कहा गया कि वनों की कटाई नहीं करना है। बात करते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जैव विविधता इससे पहले मैंने आपको बताया है, इससे पहले मैंने आपको जैव विविधता किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिलहाल के लिए पाठ्यक्रम से आपका बाहर है, आपके सब्जेक्ट में है ही नहीं, मतलब आपके पाठ्यक्रम से ये बाहर है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि 29 नंबर के माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। लेकिन तब भी मैंने आपको ये जो पाठ्यक्रम से बाहर ये इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो माल्थस का यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, ये तो सबसे आसानी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तो आप लोग लिख ही दोगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2017 का, यहाँ से हमारा 2016 कंप्लीट होता है और 2017 का प्रीवियस ईयर दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 2 टाइप देखेंगे आपके अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी।
15 या 45, आज भी आपके 45 क्वेश्चन होंगे और 45 गुना 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 15-15 क्वेश्चन आपके 15-15-15 45 हो जाएंगे आपके अतिलक उत्तरी, और 15-15-15 आपके 45 हो जाएंगे बहुविकल्पी, दोनों मिलाकर के 90 प्रश्नों का सेट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे यहाँ से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे, जब आप लोग पेपर में दे के आओगे तब आप लोग बोलोगे कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे उठाए गए थे। सामाजिक विज्ञान की अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और रिसेंटली आप वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों वो भी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सभी सामाजिक विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसी वीडियो में, एक वीडियो में करवा दिए गए हैं। सभी बहुविकल्पी प्रश्न एक वीडियो में करवा दिए गए हैं, और यहाँ एक वीडियो में आपके 3 प्रीवियस पेपर कराए जा रहे हैं। मतलब आपके कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर करने की कोशिश की जा रही है। और लगभग दोस्तों अगर बात करते हैं कि ये बात करते हैं यहाँ पर कि कवर होने की, तो कवर लगभग चीज़ें हो भी गई हैं, ये तो आपको पता ही चल ही रहा होगा ना। बहुत सी चीज़ें, मतलब हर एक सब्जेक्ट की पहली बात तो बहुविकल्पी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना, बहुविकल्पी कंप्लीट हो गई है। अतिलघुत्री भी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अतिलघुत्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी 2-4 दिन में। और उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर हम प्रीवियस पेपर की, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके दोस्तों, आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपके शांति शिक्षा के जितने प्रीवियस पेपर थे वो करा दिए गए, शैक्षिक प्रबंधन के जितने प्रीवियस पेपर थे वो करा दिए गए, आरंभिक स्तर के जितने प्रीवियस ईयर पेपर थे वो आपके करा दिए गए। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके एक तरफ से ख़त्म होते हुए चल रहे हैं, बस आपको कंसंट्रेट रहना है पढ़ाई पर बस। बात करते हैं यहाँ पर इसके 2017 का पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो क्या पूछा गया दोस्तों, कि काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, काकोरी के शहीद। तो काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों वो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। आंसर हम लोग करते चलेंगे, बस आंसर हम लोग करते चलेंगे, आप लोग टिक लगाते रहिए। अगर नोट डाउन करें तो नोट डाउन करते रहिए, वरना नोट डाउन मत करिएगा। जो आपको PDF है वो तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड ही कर दिया है, आप लोग जाके वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो आराम से। आंसर विद आंसर भी है वहाँ पर। सेकंड नंबर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहले अधिवेशन की दोस्तों जो अध्यक्षता की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी सर, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि कैबिनेट, थर्ड नंबर यहाँ पर हो जाएगा कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों साहब वो कब भारत आया था, वो आया था 1946 में। 1946 में वो भारत आया था। शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है, शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये तमिलनाडु में जो है वर्षा होती है। शीत ऋतु में भी भारत में वर्षा होती है, तमिलनाडु में। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड तो आपको पता ही ना किससे संबंधित है सर, ऑपरेशन फ्लड आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसल इसमें से आपका कौन सा नहीं हो जाएगा। नहीं की बात पूछा गया दोस्तों यहाँ पर। चाय क्या है, चाय आप घर नहीं लाते हो, खेतों से बिक जाती है। कपास घर में लाने का कोई मतलब नहीं, गन्ना घर नहीं ला के रखते हो, बोरों में नहीं रखते हो, इसको घर में नहीं रखते हो, यानी ये सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी नकदी फसलें हो जाएंगी। लेकिन गेहूँ कभी खेत से बिकते हुए देखा है, नहीं देखा होगा। गेहूँ हमेशा किसान घर में लाता है, बोरों में भर के रखता है, उसके बाद भले ही उसकी बिक्री करता है, बेचता है, तो उससे पैसा प्राप्त होता है। लेकिन नकदी फसल जो खेत से ही डायरेक्ट बिक जाती हैं उन्हें नकदी फसल कहते हैं, कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में। 7 नंबर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राज्य मार्ग दोस्तों जो है वो NH7 है, आपको पता है NH7, नेशनल हाईवे 7। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया 2004 से, 1 से, 3 से या 2 से। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 2003 से, ठीक है ना। कब से सर, 2003 से सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न 9 नंबर, उत्पीड़न की शिकार महिलाओं हेतु निर्भया केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्भया केंद्र जो है दोस्तों वो स्थापित किए गए हैं, किस लिए स्थापित किए गए हैं, वो सिर्फ एक ही कारण से स्थापित किए गए हैं कि एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी मदद और काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा के लिए किए गए हैं। 10 नंबर हो जाएगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है सर, कानपुर को कहा जाता है। 11 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। कौन सा इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये इसका अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के जो हैं नहीं, सॉरी अंग है पूछा गया है, बाकी के नहीं है और ये है कि ना, ठीक है ना, राष्ट्र संघ का अंग है। तो कौन सा अंग है दोस्तों, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंग है, बाकी के जो है वो अंग नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व जो होते हैं दोस्तों वो आपके राष्ट्रभाषा,
ठीक है ना। सहायक तत्व कौन सा है, राष्ट्रभाषा है। सर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे, सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहता है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 13 नंबर याद रखिएगा आप लोग कि अस्पृश्यता का अंत किया था। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जिसे कहते हैं आप लोग, उसका अंत किया था, उसका दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा सर, संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा लोक नृत्य है दोस्तों, जो कर्मा लोक नृत्य है वो सोनभद्र का है, पूर्वांचल का है, महोबा का या ब्रज का है। कमेंट में जवाब देना दोस्तों, इसको कमेंट में आपको जवाब देना है इसको। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, तो भारत की दोस्तों यहाँ पर कुल जनसंख्या की बात हो रही है 15 नंबर की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 121 करोड़। 121 करोड़ अभी क्या है 135 से 140 के करीब पहुँच चुकी है। अब जो जनगणना आएगा उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा दोस्तों क्या शुरू होता है, यहाँ से हमारा जो पोर्शन है वो शुरू होता है दोस्तों अति लघुत्तरी का पोर्शन। यानी कि 2017 में कौन कौन से अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से हमारे जो है 2016 में भी मिल रहे हैं और 17 में भी मिल रहे हैं, तो उनको हम लोग ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 16 नंबर हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1997 को अपने गुरु के नाम पर की थी, अपने गुरु के नाम पर की थी। 17 नंबर के भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था इसलिए किया गया कि तीव्र विरोध हुआ क्योंकि कमीशन ने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि कमीशन में किसी भारतीय को उन्होंने शामिल नहीं किया था। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो मुख्य कार्य हैं वो नई नोटों का निर्गत करना तथा बैंकिंग प्रणाली का सुचारू रूप से संचालन करना, ये होता है भारतीय रिजर्व आरबीआई का काम होता है, यही एक काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमारा कहता है कि कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित 2 उद्योग आपका चीनी उद्योग और सूती उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, 20 नंबर की प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को निम्न प्रकार ज्ञात किया करते हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटे कुल जनसंख्या। ऊपर कुल आय कितनी आय है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो उससे निकल करके आ जाएगा कि प्रति आय व्यक्ति कितनी थी, ठीक है। 21 नंबर के अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करना है यहाँ पर, या कि 3 उपाय दे दिए गए हैं, जो भी आपको 2 सही लगें उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, दूसरा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति। ये 2 उपाय नहीं 3 उपाय हैं, लेकिन आपने किन्हीं 2 उपायों को पूछा गया तो 2 उपाय भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 नंबर की पर्यावरण में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो पर्यावरण में ऑक्सीजन गैस क्या था आपको पता है यार, 21% पाई जाती है, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों की 23 नंबर की मिड डे मील के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति बच्चा अपर प्राइमरी के लिए कितने कैलोरी का मानदंड है, कितने कैलोरी का मानदंड है। तो आपको पता है कि मिड डे मील के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति बच्चा अपर प्राइमरी में 300 कैलोरी का मानदंड है, यानी 300 कैलोरी उसको मिलना चाहिए। बात करते हैं 24 नंबर की, भारत में कौन सा भाग खनिज उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो उत्तरी प्रायद्वीपीय बेल्ट जो है वो खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो खनिज उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि पंचशील सिद्धांत, नाम आपको पता होगा, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो पंचशील सिद्धांत प्रतिपादक बेलग्रेड ने मार्शल टीटो ने किया था, बेलग्रेड और के मार्शल टीटो ने किया था। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो ये तो आपको पता ही, आप लिख ही लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठन, ठीक है ना, यूनेस्को का पूरा नाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ या अशोक लाट कहते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है आपको पता होगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये दोस्तों लिया गया है सारनाथ से, सारनाथ के संग्रहालय से लिया गया है। सारनाथ के संग्रहालय में अशोक जो स्तंभ है वो रखा हुआ है वहाँ पर, और अशोक स्तंभ जो हैं वो भी वहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। अशोक स्तंभ रखा हुआ, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था अशोक स्तंभ।
वही असली अशोक स्तंभ है वहाँ पे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो नरौरा बुलंदशहर में स्थित हैं। ई विलेज योजना क्या है, ई विलेज योजना यानी ई विलेज योजना के से तात्पर्य यह है कि गाँवों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ना और इसके तहत ग्रामीणों को सभी सुविधाओं का लाभ उनके गांव में मिल जाएगा। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको बनता था, वो शायद इसमें छूट गया है, क्वेश्चन क्या बनता था दोस्तों कि मौसम बेरोजगारी का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मौसम बेरोजगारी का अर्थ बताइए, यानी मौसम बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मौसम से लोगों को प्रचार रोजगार प्राप्त होता है और तथा कार्य समाप्त होने पर पुनः बेरोजगार हो जाते हैं, ये होता है मौसम। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2018 में प्रीवियस ईयर पेपर जो पूछा गया था वो यहाँ से शुरू होता है। समय आपका 2 घंटा होता है, 50 नंबर का पूर्णांक होता है आपका, और ये सब चीज़ें आपको पता ही है। सीधे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था दोस्तों, वो बेगम हजरत महल थी। कौन थी सर, बेगम हजरत महल थी, ऑप्शन नंबर ए। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, राजा कुंवर सिंह जो थे वो संबंधित थे दोस्तों जगदीशपुर से संबंधित थे। अभी मैंने ऊपर एक प्रीवियस पेपर में आपको 2016 में बताया भी था कि वो जगदीशपुर कहाँ पर है, किस प्रदेश में है, बताइएगा आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो 1875 में की थी। कब की थी सर, 1875 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। कब की थी, 1930 ईस्वी को इन्होंने प्रस्तुत की थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं सर, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जलवायु कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि सुनामी घटना घटित होती है या घटित हुई। सुनामी घटना घटित हुई दोस्तों 1999 में, 2001, 2004, 2005। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2001, 2004, 2005 या 1999। सुनामी घटना जो घटित हुई थी दोस्तों वो आपकी घटित हुई थी, कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई थी दोस्तों, वो आपकी 2004 में घटित हुई थी। कब हुई थी सर, 2004 में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट दोस्तों जो है वो आपका एल्यूमिनियम का हो जाएगा। किसका अयस्क हो जाएगा सर, एल्यूमिनियम का। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है। कोलार की खानों का संबंध की बात की जा रही है यहाँ पर। तो कोलार के खाने कहाँ किससे संबंधित है दोस्तों, ये सोना से संबंधित हो जाएंगे। किससे संबंधित सर, सोना से। उसके बाद सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है। सबसे अधिक चीनी मिल जो हैं वो किस प्रदेश में स्थित हैं। जी हाँ, आपको बताना है कि किस प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें जो हैं, चीनी मिलों की संख्या है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ स्थित हैं। तो सबसे अधिक चीनी मिलें आपको पता होना चाहिए सर कहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है सर, वो आपकी हो जाएंगी महाराष्ट्र में। कहाँ सर हो जाएंगी, महाराष्ट्र में हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पादित होता है, ये भी आपको पता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पादित होता है वो आप लोग बताइएगा, किस प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है। कहाँ स्थित है दोस्तों ये, तो इसका जो प्रधान कार्यालय है दोस्तों वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित सर, न्यूयॉर्क में स्थित है इसका प्रधान कार्यालय। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हथकरघा उद्योग है। हथकरघा जो उद्योग है वो है किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो हथकरघा जो उद्योग है वो दोस्तों वो कुटीर उद्योग से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, इससे पहले आपका क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप। स्वामी दयानंद सरस्वती। राष्ट्र मेरा धर्म है और जन सेवा मेरी पूजा। राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा मिशन था। ये मिशन दोस्तों किसका था, ये मिशन दोस्तों जो था वो लाला लाजपत राय का था। देश बंधु कहे जाते थे चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू। तो भाई 14 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर के भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, कौन हो जाएगा यहाँ पर उप प्रधानमंत्री दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों अतिलघुत्री का पार्ट। अतिलघुत्री का पार्ट यहाँ पर हमारा शुरू होता है और यहाँ पर मतलब जो है कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे, तो इसके राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक। देखिए ना, प्रीवियस ईयर का काफ़ी सारा मिल रहा है आपको मटेरियल, प्रीवियस ईयर का भी काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर मटेरियल जो है वो आपको काफ़ी सारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, यहाँ पर पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। कौन थे सर, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है ना, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों, ये 4 लोग थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था। ठीक है ना, आंदोलन क्यों स्थगित किया था। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक ग्राम में क्या हुआ था, एक घटित घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है ना, इन्होंने स्थगित कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। पहला कार्यक्रम इसका था कि नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं ही नमक बनाया जाना। ठीक है ना, स्वयं ही नमक बनाया जाना, इन्होंने ये सबसे पहला उल्लंघन किया था। उसके बाद ये भी आपका क्वेश्चन इससे पहले अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाना। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर पे पूछा जाता है, इसी वजह से मैं आपको ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा मतलब फोकस करने के मैं आपको बार बार इसी वजह से कहता हूँ। ठीक है ना, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे आप लोग जाके इस पीडीएफ को जरूर से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, जरूर आप इसको डाउनलोड जरूर करिएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था। तो जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था, उन्होंने लगाया था कि पक्षपात का आरोप लगाया था। उन्होंने, जिन्ना ने गांधी जी पर पक्षपात का आरोप लगाया था और उनका मानना था कि गांधी जी मुस्लिम समुदाय की अपेक्षा हिंदुओं का अधिक समर्थन करते हैं, ये लगाया था उन्होंने। बात करते हैं 21 नंबर की, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन किन कारणों से हुई थी या किन कारणों से हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन का विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत आदि ने लाठियाँ खाई और पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया और लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की 1928 में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, ये इनका कारण था। बात करते हैं यहाँ पर स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ आपका शिक्षा में सुधार और जीवन स्तर में सुधार, ये स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ थी कि मतलब उनमें शिक्षा में सुधार आया और जीवन स्तर भी उनका थोड़ा सा अच्छा हुआ स्वतंत्रता के बाद। यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए, इसका अर्थ बताना। यूनेस्को का पूरा नाम तो आपको पता ही ना, अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, दोस्तों आप देख सकते हो कि इनका क्वेश्चन जो है रिपीटेड, बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं क्वेश्चन, इसी वजह से प्रीवियस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दिया करें दोस्तों। यह प्राकृतिक विज्ञान, शिक्षा, समाज, मानव विज्ञान, सांस्कृतिक एवं सूचना के जरिए अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं। तो भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, नारकोंडम, उसके बाद लैंडफॉल द्वीप आदि ये सभी आते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपके अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पवनों की दिशा, पर्वतों की दिशा, ये सब डायरेक्शन जितनी भी होते हैं, डायरेक्शन चाहे पर्वत की हो या पवन की हो, ठीक है ना, ये सभी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर हमारा प्रश्न ये कहता है दोस्तों, 26 नंबर हमारा ये प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है। तो प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत बाढ़, सुनामी, भूकंप, इन सभी को शामिल किया गया है। चक्रवात को और किस नाम से जाना जाता है। तो चक्रवात को आपको बवंडर कहते हो, हरिकेन कहते हो, टाइफून कहते हो और तूफान कहते हो, ठीक है ना, ये सभी चीज़ों के नाम से जाना जाता है चक्रवात को। पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों का नाम बताइए। तो त्वचा, शरीर के त्वचा का काला पड़ते जाना और चर्म रोग, यानी चर्म कैंसर भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, कैंसर भी होता है, त्वचा का कैंसर जिसे कहते हैं। 29 नंबर के, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग खेती करने, भवन भी निर्माण करने, सब्जियों फलों का उत्पादन, मिट्टी के खिलौने का निर्माण करने के लिए किया जाता है। ये सब बेसिक जानकारी, ये तो सब आपको पता ही है ना। रिहंद बांध योजना किस प्रदेश और किस जिला तथा किस नदी पर है। तो अभी ऊपर आपका पूछा गया था, बस क्वेश्चन को डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया गया है यहाँ पर, बस बाकी है वही चीज़, क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो आप लोग देख सकते हो ना, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे मिल रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, लगातार पूछ लिए जाते हैं। इसी वजह से आपसे बार बार यही कहता हूँ कि सभी प्रीवियस ईयर पर जितने भी मैंने कराए हैं सभी देख लीजिएगा आप लोग। रिहंद बांध योजना या परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर ये स्थित है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे दोस्तों, ठीक है ना, बनेंगे। अभी आप नहीं समझ रहे लेकिन हाँ बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तभी शेयर करिएगा, वरना मत शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।